इसराइल के शहर तेल अवीव पर आग की बारिश हुई है। ये ईरान की नई बैलिस्टिक मिसाइल खैबर शेकेन है, जिसमें एक या दो नहीं बल्कि 20 से 50 बोर हेड हो सकते हैं। ये पूरे इलाके में तबाही मचा सकती है, जिसे मार गिराना लगभग नामुमकिन है। ये यूएस स्पेस फोर्स का एएन या FPS-132 बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम है। कतार में मौजूद इस रेडार की कीमत $1.1 मिलियन है और ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा रेडार सिस्टम है। मेरा मतलब ये था, अब नहीं है। जैसा कि ईरान की मिसाइलों ने अब इसे तबाह कर दिया है। ये दुबई है, मिडिल ईस्ट के अमीरों का खेल का मैदान। आजकल यहाँ हर दिन शायद ड्रोन हमले करते हैं और इन ड्रोन को मार गिराना लगभग नामुमकिन हो गया है। यूएसए एक एक करके मिडिल ईस्ट में अपने एम्बेसी भी बंद कर रहा है। मिले यूएसएस अब्राहम लिंकन से, जो निमिट्स क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी कीमत आज करीब $7 मिलियन है। लेकिन सच तो यह है कि ये कैरियर अब ईरान से दूर चला गया है। एक हफ्ते में ईरान दुनिया के सबसे ताकतवर देश से भिड़ रहा है। एक ऐसी लड़ाई जिसे जीतना उसके लिए नामुमकिन है, लेकिन वो इसे हारना भी नहीं चाहते हैं। तो सवाल उठता है कि ये कैसे मुमकिन है? ईरान के पास ऐसा क्या है जो अमेरिका की एडवांस आर्मी, अमेरिका के एडवांस एआई का मुकाबला कर सके, जिसे अमेरिका के बहादुर नेताओं ने कैलकुलेशन में नहीं लिया। 28 फरवरी को यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। तब पूरी दुनिया ने सोचा होगा कि अमेरिका कुछ ही घंटों में ये लड़ाई जीत जाएगा। अपने पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन आखिरकार उसके सामने सरेंडर कर देगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसने पिछले एक हफ्ते से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ईरान ने सरेंडर नहीं किया, ईरान ने जवाबी हमला किया। एक एक करके इजराइल और गल्फ कंट्रीज में अमेरिकी बेसेस को निशाना बनाया गया। तो ये आखिर मुमकिन कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ईरान के पास दुनिया के सबसे एडवांस और सस्ते मिसाइल्स और ड्रोन हथियारों का स्टॉक पाइल है। और ऐसा नहीं है कि ये बात अमेरिका से छिपी थी। IRGC ने मार्च 2025 में एक वीडियो जारी किया जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। ईरान के पास असल में एक पूरा अंडरग्राउंड मिसाइल शहर है। किलोमीटर लंबी सुरंगें हैं जिसमें आपको हर मिसाइल अपने लॉन्च प्लेटफॉर्म पर तैयार मिलेगी। कोई नहीं जानता कि ईरान के पास अभी ऐसी कितनी सुरंगें हैं और कितने किलोमीटर अंडरग्राउंड सुरंगें हैं। आपको बता दें, ईरान ने ऐसी सुरंगें 1984 में ही बनाना शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि ईरान ने पिछले कुछ दिनों में जिन रॉकेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया है वो पुराने स्टॉक को खत्म कर रहे थे। यूएस और इजरायली इंटरसेप्टर मिसाइलें उनके स्टॉक को खत्म करने के लिए था। और अब असली खेल शुरू हो गया है, क्लस्टर म्यूनिशन और हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ईरान जीतता है या हारता है। पूरी दुनिया को अब इससे फर्क पड़ता है कि अब युद्ध की परिभाषा बदल रही है। स्मार्ट सोच स्मार्ट बमों से ज्यादा असरदार साबित हो रही है। दूसरे देश इसे ध्यान दे रहे हैं। इसलिए आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि ईरान एक हफ्ते से इस युद्ध में टिक कैसे पाया है, वो अमेरिका और इजराइल को कैसे परेशान कर पाया है। एक तरफ शाहिद ड्रोन जिससे अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, ईरान रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद ये ड्रोन कैसे बना पाया और इतने सस्ते में। ईरान के बैलिस्टिक से इजराइल क्यों कांपता है और कौन सी एडवांस मिसाइलें अभी भी है जिन्हें ईरान अभी तक इस्तेमाल भी नहीं किया है। और सबसे जरूरी बात, क्या भारत इन सबसे कुछ सीख ले रहा है? हमारा कम कीमत वाला शाहिद ड्रोन कहाँ है? ईरान ने आयतुल्लाह खामनी की हत्या के बाद अपना पहला ड्रोन और मिसाइल हमला किया था। तब अमेरिकी एनालिस्ट थोड़े मुस्कुराए होंगे और सोचा होगा कि ये क्या है, तुम हमसे इससे लड़ोगे, ये आम सही ड्रोन से? और ये पुरानी मिसाइलें जो इतनी धीमी है कि उन्हें मार गिराना बहुत ही आसान है। इसीलिए इंटरसेप्ट का स्ट्राइक रेट 97% था। ईरान खास नुकसान तो नहीं पहुंचा पा रहा था, लेकिन ईरान अलग ही खेल खेल रहा था और शायद अमेरिका को अब यह बात समझ में आ रही है। यहाँ लंबे युद्ध की तैयारी पहले से ही चल रही थी। ईरान जो ड्रोन और मिसाइल लॉन्च कर रहा था, ईरान उन्हें सिर्फ 20 से 30 हजार डॉलर में ही बना ले रहा था। और जो मिसाइलें वो फायर कर रहा था वो 1 लाख से 5 लाख डॉलर में बन सकती थी। जबकि अमेरिका उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए थर्ड, पेट्रोट, पैक 3, एरो 3 जैसे इंटरसेप्ट मिसाइल लॉन्च कर रहा था। इनकी कीमत कम से कम 10 लाख से 1.5 लाख करोड़ तक जाती है। ईरान एक साथ इतने ड्रोन भेज रहा था कि एक भी मिस हो जाता तो फिर उसे इंटरसेप्ट करने के लिए दूसरी या तीसरी मिसाइल लॉन्च करनी पड़ती थी। ये सच है कि ईरान को अमेरिका से कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अगर आप ये मैप देखें तो समझ सकते हैं कि ईरान की कामयाबी भी कम नहीं है, खासकर तब जब उसे अंतरराष्ट्रीय बैलिस्टिक सुपर पावर नहीं माना जाता है। उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं है। सबसे पहले देखते हैं चैलेंजेस क्या है। यूएस एयर फोर्स के फाइटर प्लेन ईरान के चारों ओर पेट्रोलिंग करते हैं। वो पहले चेतावनी भेज सकते हैं ईरान जो भी मिसाइल ड्रोन लॉन्च करता है, और उसे सबसे पहले यूएस मिलिट्री बेस रोक सकती है। अगर आप वहां से बच जाते हैं तो मिसाइल और ड्रोन सीरिया जॉर्डन के एयर स्पेस से उड़ती है। तब तक इजराइल एयर फोर्स भी उसे भी रोक सकती है, उन्हें मार गिराया जा सकता है।
उसके बाद इन मिसाइलों को इसराइल के इंटरसेप्ट को हराना होगा, तभी 2 या 4 मिसाइलें इसराइल में मीलों दूर अपने टारगेट को नुकसान पहुंचा पाएगी। तो ऐसा लगता है कि यहाँ एक लूज आउट सिचुएशन है। सभी मिसाइलें लॉन्च होगी लेकिन इसराइल पहुंचने से पहले ही उसे मार गिराया जाएगा। लेकिन अगर ईरान बिना रुके ऐसा करता रहा तो बहुत जल्द अमेरिका के पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई इंटरसेप्ट मिसाइल नहीं होंगी। अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी केली ग्रोको का कहना है कि सोचिए कि ईरान जो ड्रोन लॉन्च करता है उसकी कीमत $1 है। उसे रोकने के लिए अमेरिका और उसके साथियों को 20 से 28 US खर्च करने पड़ते हैं और ईरान इकोनॉमिक और क्वांटिटी के इस खेल को अच्छी तरह समझ गया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अटैक की फर्स्ट वेव के बाद कतर ने यूएस को प्राइवेट तौर पर इन्फॉर्म किया था कि अगर ईरान इसी तरीके पर ड्रोन और मिसाइल दागता रहा तो 4 दिन में पेट्रियट इंटरसेप्ट का स्टॉक पाइल खत्म हो जाएगा और फिर मामला हाथ से निकल जाएगा। ऑफिशियल तौर पर कतर ने स्पष्ट किया है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उसके पास काफी डिफेंसिव मिसाइलें हैं। क्लेम एंड काउंटर क्लेम कंटिन्यू इन एवरी वॉर। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्चुअल कहानी जो आपको भी हैरान कर देगी। जिस ड्रोन ने पूरे गल्फ देशों में तबाही मचाई है, अमेरिका युद्ध शुरू होने से पहले 3-4 दिन के अंदर ही अंदर बैकफुट पर आ गया था। वो ईरान के पास आया कहां से? ईरान को ये टेक्नोलॉजी कहां से मिली? इसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं 4 दिसंबर 2011 पर, जहां ईरान के कश्मीर इलाके में एक जगह पर एक खोया हुआ अमेरिकी ड्रोन मिलता है। ये लॉकहीड मार्टिन का QR-170 सेंटिनल था। ईरान इतना भोला तो था नहीं। ईरान ने इस एडवांस टेक्निक का बेनिफिट उठाया जो उसने हासिल की थी। ईरान इसे वापस नहीं देने वाला था और बल्कि इसकी जांच शुरू कर दी। इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की और इस पर 3 नए ड्रोन बनाए। पहले का नाम शाहेद 171 था। ये RQ-170 की एग्जैक्ट कॉपी थी। दूसरा बनाएगा वीमैन शाहेद 191 था। ईरान ने इसमें कुछ मामूली अपग्रेड किए और इसे एक लड़ाकू ड्रोन बना दिया। तीसरा आता है सिंपल लुकिंग बट मोस्ट डेंजरस शाहेद 136 और ये कौमी काज ड्रोन है जो आज अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को बैकफुट पर डाल रहा है। आप इसे क्या कहोगे? इसे भ्रम कहोगे या फकीरी प्रो मैक्स? ईरान अब अपनी ताकत का उपयोग करके अमेरिका को पीछे धकेलने में सक्षम है। इस ड्रोन ने यूएस को इतना परेशान किया कि यूएस ने खुद ही शाहेद 136 की रिवर्स इंजीनियरिंग की और इसकी एक कॉपी बनाई गई और उसका नाम लुकास लो कॉस्ट अनमेड कॉम्बैक्ट अटैक सिस्टम रखा गया और इसका इस्तेमाल यूएस ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में भी किया है। यूएस ने ईरान के ड्रोन की कॉपी भी की और फिर ईरान के खिलाफ इसका इस्तेमाल भी किया। अगर युद्ध की ट्रेजेडी ना होती तो ये एक सचमुच एक कॉमेडी बन जाती। जब हम शाहेद ड्रोन के डिजाइन को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये कितना सरल और प्रभावी है। ये 200 किलोग्राम का ड्रोन 180 किलोमीटर पर घंटे की गति से 2000 किलोमीटर दूर तक जा सकता है और इन्हें हमेशा बंचों के जरिए ही किया जाता है ताकि इन्हें रोकना इतना आसान ना हो और अगर वे रुक भी जाते हैं तो कम से कम 1 या 2 निकल जाए। इसके इंजन डुअल इंजन है जिसके कारण ये 13,000 की फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और इसकी नाक में एक बोर हेड है जिसमें 36 किलोग्राम का विस्फोटक है जो इफेक्ट पर भारी एक्सप्लोजन कर सकता है। अपनी फर्स्ट वेव में ईरान ने शाहेद 136 जोल्फाघर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, QM-1 मिसाइल, शाहेद 129 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स लॉन्च की। फर्स्ट वेव के हमले के बाद अमेरिका और फ्रेंडली कंट्रीज के इंटरसेप्ट भंडार कम हो गए हैं और फिर सेकेंड वेव आती है जो पहली लहर से काफी अलग है। 2 मार्च को ईरान ने सैकड़ों ड्रोन के साथ अपने मेन आर्टिलरी से हवाई हमलों की एक सीरीज शुरू की। इसने हाइपरसोनिक फतह 2 मिसाइलें भी लॉन्च की गई जिसे तेल अवीव की 10 इंटरसेप्ट मिसाइलें भी नहीं रोक सकी और पलक झपकते ही पूरा इलाका मलबे में बदल गया। हमला इतना जबरदस्त था कि इजराइल ने फोटो और वीडियोस जारी करने से भी रोकने की कोशिश की है। उसने जानबूझकर ऐसी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर करने की कोशिश की है कि अरे नहीं मिसाइल ने कुछ खास इंपैक्ट नहीं किया है, उसने तो बस सड़कों पर गड्ढे किए हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं जो इन मिसाइलों का डरावना दृश्य दिखा रहे हैं जिसने ये दहशत फैलाई है। अब असल में ये 12 टन की फतह 2 मिसाइल, अगर मैं आपको समझाऊं कि मार्क 15 का क्या मतलब है तो अगर आप इसके बारे में सोचे ना तो एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। मार्क 15 का मतलब है कि नॉर्मल एयरक्राफ्ट से 20 गुना तेज उड़ सकता है। ये मिसाइल लिक्विड फ्यूल का उपयोग करती है और उड़ने के बीच में ये अपनी ट्रेजेक्टरी बदल सकती है और यही कारण है कि किसी भी रेडार के लिए इसे ट्रैक करना या किसी मिसाइल के लिए इसे मार गिराना बहुत ही मुश्किल है। इसकी रेंज लगभग 1500 किलोमीटर की है।
तो इसमें इसराइल के साथ साथ गल्फ कंट्रीज और अमेरिका बेसेस और अरब सागर का बड़ा हिस्सा भी शामिल हो सकता है। ईरान ने रातों रात अपनी मिसाइल फोर्स का प्रोडक्शन नहीं किया है, वो 1984 से ही इसकी तैयारी कर रहा है। 1984 में ईरान इराक युद्ध के दौरान सद्दाम हुसैन ने ईरानी शहरों के खिलाफ मिसाइलें की बौछार शुरू कर दी। जून 1985 में ईरान ने मिसाइलें विकसित करने के लिए लीबिया, सीरिया, उत्तर कोरिया और चाइना से मदद मांगी। 1990 के दशक में चाइना ने ईरान के सॉलिड फ्यूल मिसाइल प्रोग्राम में इम्पैक्ट रोल निभाया। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने अपने रिकॉर्ड के अनुसार फतह 110 मिसाइल, जो ईरान की मिसाइल की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, चाइनीज एड से विकसित हुई थी। 1987 में उत्तर कोरिया ने ईरान को मिसाइल बनाने में मदद की। ईरान की सबसे घातक मिसाइलों में से एक खोर्माशाह मिसाइल वास्तव में उत्तर कोरिया की होंगशोंग 10 का ईरानी वर्जन है। रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद ईरान ने चाइना और उत्तर कोरिया की मदद से पिछले 40 सालों में अपनी मिसाइल सेना का कंस्ट्रक्शन किया है और इसराइल को पिछले साल इसका स्वाद चखने को मिल गया। इस 12 डे वॉर में ईरान ने इसराइल पर 550 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 से अधिक ड्रोन दागे। अब ईरान ने कभी इस बात को माना ही नहीं है, उसने इसे इनकार किया है। लेकिन फिर भी सच तो यही है कि 24 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि ईरान और इसराइल के बीच सीज फायर हो गया है, अब वे एक दूसरे पर मिसाइल नहीं दागेंगे। ये अलग बात है कि ईरान आज मानता है कि पिछले साल ये सीज फायर जारी करना एक गलती थी। ईरान ने अमेरिका को और ज्यादा इंटरसेप्ट बनाने का मौका दिया है और कुछ भी नहीं।